नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। पिछले दिनों लगभग 13.5 लाख छात्र छात्राओं का शिक्षा विभाग के द्वारा नीट का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ और उनका भविष्य आगे क्या होगा, उन विद्यार्थियों में भी कुछ चिंताएं होंगी। इसी चिंता को दूर करने के लिए हम आज आए हैं बौद्धिक जगत के डॉक्टर रहमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी इंटर के छात्र छात्राओं के लिए होगा जो कि पास कर गए हैं, उनका परीक्षा फल पिछले दिनों आया है, तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, आपका क्या दृष्टिकोण है उनके? इंटर का एग्जामिनेशन एक समझिए तो स्पाइनल कोड होता है स्टूडेंट के ज़िंदगी का, और इसमें आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तीनों फैकल्टी अलग अलग है। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मैंने देखा है चूँकि 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आईएससी में जो पढ़ रहे हैं तो वो आपको कॉलेज या स्कूल की बात उनकी अलग रहती है, और वे तैयारी करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। तो उन लोग को तो मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करें वो अच्छी बात है, लेकिन जिन लड़कों के पास मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोई सपना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो मेरा ऐसा सोचना है, मैं मानता हूँ कि मैं सही सोच रहा हूँ कि वो इंटर आईएससी उन्होंने कर लिया है, तो आईएससी करने के बाद वो अब ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लें, क्योंकि अब आर्ट्स ले लेंगे तो उनके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि देखिए जनरल कंपटीशन की बहाली आएगी। दरोगा होता है, सचिवालय सहायक होता है, सीजीएल होता है, आपको एलडीसी की परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षा होती है जिसमें आपको साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जो उन्होंने आईएससी में किया है। उसके बाद आर्ट्स कर लेंगे तो ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, और उसके बाद बीपीएससी दें, यूपीएससी दें, जो दें तैयार हो जाएंगे अगर रिजल्ट देने के लिए। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर बिहारी फैमिली में हम देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या रखना है क्या नहीं रखना है, यह डिसाइड स्टूडेंट नहीं करता है, यह डिसाइड उसके गार्जियन करते हैं। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, कोटा में हैं, भले इनका एडमिशन किसी इधर उधर के स्कूल कॉलेज में होगा, कोटा में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करें। लेकिन जिनको मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं करना है वे आईएससी के बाद आपको ले ले, वो किसी भी परिस्थिति में ले ले, वो तो आर्ट्स ले लें। एक बात साइंस वाले के साथ हुआ। दूसरी बात कि कॉमर्स के बारे में एक बहुत बड़ा फेनोमेना बना दिया लोग, एकदम कहे कि इसको यूटोपिया, कि कॉमर्स करेगा तो सीए बनेगा, फलाना करेगा, ढिकाना करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल कॉमर्स करने के बाद भी लड़के बेरोजगार होते हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, और कॉमर्स करके ही नौकरी मिलेगी ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई सब्जेक्ट ले आदमी नौकरी ले सकता है। तो जिन्होंने कॉमर्स किया वो कॉमर्स करें, अगर सीए करना है, बहुत भीतर से इकोनॉमिकल भी साउंड है और कलेजा का भी साउंड है, तो अच्छा जगह से सीए करें, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। और रही बात आर्ट्स वाले लड़कों के लिए, इंटर में आर्ट्स उसने किया है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा, ओबियसली लेगा, तो उसमें ऐसा कोई पेपर ना ले ले जिस पेपर का उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं हो। मान लिया कि दिखाने के चक्कर में वो ले लिया अंग्रेजी ऑनर्स ले लिया, और अंग्रेजी से कोई उसको मतलब ही नहीं है, तो चोरी करके पास कर गया, तो कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो अंग्रेजी रख सकता है, अगर नहीं तो हिस्ट्री रखे, ज्योग्राफी रखे, पॉलिटिकल साइंस रखे। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस रखता है तो वैसी परिस्थिति में उस लड़के को कमीशन की तैयारी में, यानी आपको नौकरी की तैयारी में इन तीनों सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी, और आपको पॉलिटिकल साइंस, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, तो वो उसका एक मजबूत हो जाएगा। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से सारे बच्चों को जो कि आईए किए हैं, आईकॉम किए हैं, आईएससी किए हैं, उनसे मेरा अनुरोध भी होगा और गुरु होने के नाते आदेश भी होगा कि आपके द्वारा आईए पास किया गया, आईएससी पास किया गया, आईकॉम किया गया, यह आपने एक बहुत बड़ी दीवार पार की है, और इस दीवार के बाद अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाइए और सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से सब्जेक्ट रखें। और उसी सब्जेक्ट रख के कोई आर्ट्स वाले लड़का कलेक्टर नहीं बनता है, खूब बनता है, तो आप वैसी परिस्थिति में आप वही सोचिए, आप सोच के सब्जेक्ट उसी हिसाब से रखिए, और ये मत सोचिएगा कि हम बीए में सब्जेक्ट रख ले रहे हैं तो चोरी करके पास करेंगे, चलो कमीशन की तैयारी करते हैं। नहीं, बीए में अगर जो सब्जेक्ट रखा है, अगर बीए बढ़िया से कर लेता है
तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट किसी भी परीक्षा में होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरे पास अनुभव भी है। अच्छा, एक ये भी सामने आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो लगातार यूपीएससी में अच्छे रैंक ला रहे हैं, और उस दौरान जो भाषा के जो विद्यार्थी हैं या फिर जो आर्ट्स सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको उस लेवल तक पहुंचना थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। तो इसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? इंजीनियरिंग के विद्यार्थी मत कहिए, आईआईटीएन कहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे जगह से आईआईटी किया। ऐसे तो आप मेरे 500 क्लास का बैच है, तो उसमें 60 से 70 इंजीनियर बैठे रहते हैं, क्लास करते हैं। कोई रेलवे का तैयारी करता है, कोई दरोगा का तैयारी करता है, कोई बीपीएससी की तैयारी करता है, कोई करता है। तो आईआईटीएन लोग निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके कोई आईआईटी सरकार कराता है, पैसा खर्चा कराता है, सब कुछ कराता है, उसके बाद वो यूपीएससी में चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये टेक्नोक्रेट को एक बढ़ावा देने के समान है, और ऐसी परिस्थिति में भाषा के छात्र जो हुए उनके साथ वो दिक्कत होती है। इसको मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन बच्चे इसको नकारात्मक रूप से न लें अपने ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सारे भूसकोल बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को मेहनत के बल पर आईएएस बनते देखा है। आपको 40वां रैंक, 26वां रैंक, 30वां रैंक, 32वां रैंक, 49वां रैंक, 89वां रैंक, या हमने देखा है अपने गुरुकुल से। तो उस तरह के बच्चों को मैंने देखा है आईएएस बनते हुए, जिनका कोई बैकग्राउंड टेक्नोक्रेट का नहीं था। मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेक्नोक्रेट को इतना बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों में दिग्भ्रमण की स्थिति होती है, डिप्रेशन का मुद्दा आता है। इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। हाल ही और जो ज्वाइनिंग होता है उसमें सालों साल का जो है लगभग डिफरेंस हो जाता है। 8-8 साल बाद आप किसी का परीक्षा भी फाइनल भी नहीं हुआ है, आप बहाली नहीं निकालते हैं। एनटीपीसी का देखिए आप, आरआरबी एनटीपीसी का देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का 2019 की बहाली थी, 2022 में निकाले। नया रिसर्च कर दिया आपने, ग्रुप डी में आपको सीबीटी 2 कर दिया आपने। इसका मतलब कि सरकार युवाओं को केवल और केवल इलेक्शन का मुद्दा बनाकर रखना चाहती है, और युवा इसको नहीं समझता है। युवाओं को बचना चाहिए, युवाओं को बचना नहीं चाहिए। युवाओं को जाति, पार्टी, धर्म को लात मार के युवा बनना होगा। जिस दिन युवा बन गया, उस दिन सरकार की चूल हिला देगी, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अच्छा, एक विषय और, क्योंकि इंटर के जो छात्र जो पास हुए हैं तो उनके लिए ये भी विषय होता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उनके सामने आई है इस बार। इसको लेकर के आपका क्या मार्गदर्शन होगा? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं है, लेकिन आपके पास चादर हो, बिस्तर हो, सब कुछ हो, आप सोने का कोई जगह ही नहीं हो, तो आप व्यवस्था कीजिएगा नहीं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दीजिएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके द्वारा प्रदान किए गए व्यवस्था के बाद आता है, तो सुपर है, सैल्यूट करता है गुरु रहमान। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान में केवल और केवल एक, आप कहिए कि रेगिस्तान में मरीचिका के समान है, और रईसों के लिए है। गरीब को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, नई बहाली पॉलिसी लाइए ना। का स्पष्ट रूप से युवाओं के प्रति संदेश क्या होगा? मैं सिर्फ और सिर्फ युवाओं से यही कहूंगा कि जाति की रोटी सेकना, पार्टी की रोटी सेकना, रंग का रोटी सेकना, गाय घोड़ा मंदिर मस्जिद की बात करना बहुत आएगा, लेकिन तुम्हारा युवापन अगर समाप्त हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुम सबसे पहले एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम अपने करियर को रखो, युवा हो, और युवा ही परिवर्तन करता है, और तुम उस समय तक परिवर्तन नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन मजबूत नहीं होगी। इसलिए पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होता है। और सरकार चाहे कोई हो, किसी पार्टी की हो, अगर तुम्हारे विरुद्ध जा रही है तो अहिंसात्मक आंदोलन करो, क्योंकि अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद होते मैंने पढ़ाया है, देखा तो नहीं, मैं था नहीं उस समय, लेकिन आज़ाद होते देखा है। और अहिंसा में इतनी ताकत है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाता है। तो क्यों नहीं युवा अगर अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं, तो किसी मासूम पर एफआईआर नहीं होगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी वाले में 5 बच्चे पर एफआईआर हो गया, और अभी तक उनका बेल नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा एकजुट हो, पढ़ें, और सबसे बड़ा हथियार कलम, 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 क्योंकि बम, बारूद, पिस्तौल
तकदीर तस्वीर नहीं बदल सकती है। तकदीर और तस्वीर जब भी बदलेगा तो कलम ही बदलेगा, और कलम जब भी चलाएगा तो युवा ही चलाएगा। युवा को युवा होने का एहसास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान सर ने साफ साफ कहा है कि कलम ही जो है वो ताकत है जिससे कि युवा अपना हथियार बना सकता है और आगे बढ़ सकता है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये हमें यूट्यूब चैनल पर जो है कमेंट करके बोलें। यदि आपने हमारे उस ऐप को डिजिटल न्यूज़ 20 को अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। नमस्कार। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।